नमस्कार बच्चों, कैसे हैं। एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोग इंडिया के सामान्य भूगोल की बात कर रहे थे और उसमें जनरल इंट्रोडक्शन की जो भी चीजें थी आप लोगों ने उसमें बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, वीडियो देखा, कमेंट भी किया। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हम लोग भारत का सामान्य परिचय करेंगे। ये जो इंडिया का सामान्य परिचय या जनरल इंट्रोडक्शन है इंडिया की ज्योग्राफी का, इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला जो पॉइंट है वो कर्क रेखा से रिलेटेड है। इंडिया और कर्क रेखा का क्या संबंध है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपरों में पूछता है कि भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है। तो भारत का जो मैप मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि इंडिया का जो मैप है वो लगभग चतुष्कोणीय है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल शेप में या चतुर्भुज के आकार में इंडिया का मैप दिख रहा है, इस मैप के लगभग बीचों बीच से बच्चों, यानी लगभग बीचों बीच से एक रेखा गुजरती है। उस रेखा को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो डीएसएसबी आपसे ही पूछेगा कि भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा या फिर मकर रेखा या फिर मान लो आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा। तो आपको बता देना है कि यहां पर कर्क रेखा गुजरेगी। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो कर्क रेखा है इसका अक्षांशीय मान कितना होता है बच्चों। क्या यह अक्षांश रेखा है या देशांतर रेखा है। तो सबसे पहले आप जान लो कि यह एक तरीके की क्षैतिज रेखा है। तो क्षैतिज रेखा होने के कारण, यानी कि क्षैतिज रेखा होने के कारण यह एक प्रकार की अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा। और इस अक्षांश रेखा का जो परिमाण होता है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होता है। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ही बच्चों हम लोग यहाँ पर जो है कि कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा या इसको इंग्लिश में कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है और यह जो है कि भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। इसके अलावा इस पृथ्वी पर ढेर सारी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं और उनकी जो संख्या है 181 मानी जाती है। उन 181 अक्षांश रेखाओं में से 5-6 अक्षांश रेखाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको मैं यहाँ पे बता देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। जहां से पेपर में लगातार क्वेश्चन बनते हैं। तो ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर जितनी भी पड़ी रेखाएं यानी कि क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं इनको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन खींची गई है उन्हीं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं और इनकी संख्या 181 मानी जाती है। इस 181 में से कौन सी महत्वपूर्ण रेखा है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले पृथ्वी के बिल्कुल बीच से एक रेखा खींची जाती है जिसको हम 0 डिग्री कहते हैं। इस रेखा को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये भूमध्य या विषुवत रेखा हो गया। इसके ठीक ऊपर दोनों गोलार्ध में 23.5 डिग्री के पास, तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यहां पर ये जो रेखा है इन दोनों रेखाओं को अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे इसको कहते हैं कर्क रेखा और इसको कहते हैं मकर रेखा। और इसके ठीक थोड़ा और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पे 66.5 या 66.5 डिग्री जो उत्तरी है और सेम यहीं पर 66.5 डिग्री दक्षिणी। ये दो और इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं हैं और इनका जो नाम होता है, नीचे वाली लाइन को हम अंटार्कटिक रेखा या फिर अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं और इस वाले को आर्कटिक रेखा कहते हैं। तो ये आप ध्यान से समझना बच्चों कि पूरी धरती पर जितनी भी क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं उनको हम अक्षांश कहते हैं। इस अक्षांश रेखा का टोटल संख्या 181 है पृथ्वी पर। इनमें से ये
जो आपके सामने 5 अक्षांश रेखाएं सबसे महत्वपूर्ण मैंने डायग्राम में दिखा दिया है, और यहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो एसएससी का एग्जाम हो, डीएसएसबी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप उसमें बैठने जा रहे हो तो इन पांचों अक्षांश रेखाओं के बारे में बिल्कुल रेडी होकर जाना। इसके बाद यहां पर अगली जो बात हम करने वाले हैं, यहां पर एक चीज और समझ लीजिएगा। जैसे मैंने बोला कि भारत के लगभग बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, तो जैसे इस डायग्राम में आप देख लो कि भारत के लगभग बीच से, ये इंडिया का मैप है, इस इंडिया के मैप से लगभग बीच वाले पोर्शन से जो रेखा गुजर रही है वो कर्क रेखा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है। और यहीं पर मकर रेखा किस देश के लगभग बीच से गुजरती है, तो यहां पर जो देश है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से मकर रेखा जो दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके बीच से जो है कि कर्क रेखा गुजरती है। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आएगा, ये जो भारत है, भारत के बीच से जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है बच्चों? कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछता है कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो अब भारत के मैप को अगर हम लोग यहां पर देखें तो इंडिया के मैप में तो बच्चों ये इंडिया का मैप आपके सामने दिख रहा है, और इस इंडिया के मैप में ये जो लाइन साफ साफ दिख रही है, ये जो लाइन खींची हुई है, इसी लाइन को हम कहते हैं कर्क रेखा। ये जो लाइन है बच्चों, ये सामने से ये दिख रहा है आपको, इस लाइन को हम कर्क रेखा कहते हैं। तो क्वेश्चन आपसे आता है कि यह कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरेगी। तो पहले अगर कितने राज्य पूछे तो आपको तुरंत आंख मूंद कर आंसर देना है कि यह 8 राज्यों से गुजरेगी। 8 राज्य, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब इन 8 राज्यों का अगर नाम आपको याद रखना है तो उसके लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बता रहा हूं। इस ट्रिक को कहते हैं मित्र पर। इस ट्रिक को मैं यहां पे फिर से बता देता हूं, मित्र पर गमछा झार। ये है ट्रिक, मित्र पर गमछा झार। मी से देखो पहला राज्य जो आएगा उसका नाम हो जाएगा मिजोरम। यहां पर देखिए मिजोरम, तो मिजोरम। त्र त्र से हो जाएगा त्रिपुरा, तो यहां पर दूसरा राज्य हो गया त्रिपुरा। तीसरा राज्य हो गया प से हो गया पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। उसके बाद र से हो गया राजस्थान, तो ये हो गया राजस्थान। उसके बाद ग से हो गया गुजरात, तो ये हो गया गुजरात। म से हो गया एमपी, तो ये हो गया आपका एमपी। छ से हो गया छत्तीसगढ़, ये हो गया एक और राज्य। और सबसे लास्ट हो गया झार, झार से हो गया आपका झारखंड। तो अगर आप इस ट्रिक को याद रखोगे, और इस वाले क्वेश्चन पे लगातार पेपर में सवाल बनते रहते हैं कि भारत के कुल कितने राज्यों से कर्क रेखाएं गुजरती हैं, तो कुल 8 राज्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब यहां पे 2 क्वेश्चन मैं और बता देता हूं। कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा किस राज्य में आपको दिख रही है? जैसे अगर यहीं पे आप देखो कि इतनी सारी राज्यों में, जैसे गुजरात में भी है, राजस्थान में, एमपी में, तो सबसे ज्यादा कहां पर लंबाई कर्क रेखा की है बच्चों? तो सबसे ज्यादा लंबाई आपको एमपी में दिखेगी। ये देखिए एमपी में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। ये आजकल के ट्रेंड में क्वेश्चन आ रहे हैं। पहले वो 8 राज्य पूछते थे, अभी ये पूछ रहे हैं कि सबसे लंबा कर्क रेखा कहां दिखेगा। फिर आपसे वो पूछ देंगे कि सबसे कम लंबाई आपको कर्क रेखा की कहां गुजरेगी या कहां मिलेगी। तो ये देखिए राजस्थान, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये राजस्थान में मात्र इतना ही कर्क रेखा की लंबाई है। तो सबसे कम लंबाई कर्क रेखा की राजस्थान में, और सबसे ज्यादा कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में। तो कर्क रेखा से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल कर लेना। इसके बाद बच्चों आगे जो आज का अगला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको हम कहेंगे भारत की मानक समय रेखा।
तो जैसे अगर इसका मैं आंसर यहां पे दे दूं तो कितने राज्य हो जाएंगे? 8 राज्य। चलिए अब भारत की मानक समय रेखा को भी चेक करते हैं। भारत की मानक समय रेखा, इसको आईएसटी लाइन बोलते हैं। आईएसटी लाइन का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन। ये आईएसटी लाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन, भारतीय मानक समय रेखा। इस रेखा का मतलब ये होता है कि पूरे भारत में जो समय का निर्धारण होता है वो इसी रेखा के आधार पर होता है। तो सबसे पहले बच्चों तो आप ये जान लो कि पूरी धरती पर समय का निर्धारण कैसे होता है। चूंकि पृथ्वी गोल है तो हर जगह सूर्य एक साथ नहीं दिखता है। सूर्य कभी जो है कि जापान में दिखेगा, तो सूर्य कभी चाइना में दिखेगा, कभी भारत में दिखेगा। ये सूर्य अलग अलग जगह पर अलग अलग समय पर दिखता है, या इसको कह सकते हैं कि उगता है। तो ये जो उगने का टाइम है वहीं से हम दिन की भी शुरुआत मानकर चलेंगे। तो अब यहां पर हम ये देखेंगे कि भारत का मानक समय क्या रहेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में वो पूछेंगे कि किसी भी देश में समय का निर्धारण कैसे हो, किसी भी देश में समय का निर्धारण कैसे हो, तो उसके लिए अपने पास दो रेखा है। एक है अक्षांश रेखा, क्या इसके आधार पर हम समय निर्धारित करते हैं? दूसरा, क्या देशांतर रेखा यानी कि लॉन्गिट्यूड लाइन। तो ये लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड में कौन सी रेखा है जिसके आधार पर समय का निर्धारण हो सकता है? तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और यहां ये सूर्य है। तो जब भी सूर्य की रोशनी पड़ेगी बच्चों, अगर मान लीजिए कर्क रेखा है या फिर ये मकर या विषुवत कोई भी रेखा है, तो इस आधार पर कभी भी समय का निर्धारण नहीं हो सकता। क्योंकि हो सकता है सूर्य का प्रकाश इस रेखा पर यहां पड़े लेकिन यहां ना पड़े, क्योंकि जस्ट उसके उल्टा है। तो समय का निर्धारण जब भी होगा वो ठीक खड़ी लाइंस के आधार पे होगा। ये जो खड़ी लाइंस इस तरीके से हैं जिनको हम देशांतर रेखा कह रहे हैं, इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पर, क्योंकि यहां से जब सूर्य की रोशनी आएगी तो इस देशांतर रेखा पर पूरा पड़ेगा, तो यहां पर सेम समय में सूर्य उगता हुआ सबको दिखेगा, ये जो लाइन है। तो इस तरीके से हम यहां पे कह सकते हैं कि किसी भी देश में समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर होता है। और एक चीज और आप ये जान लेना कि पृथ्वी पर किसी एक स्थान पर सूर्य के उगने में लगभग 24 घंटे का अंतर होता है। जैसे मान लो कि अगर हम दिल्ली में हैं, तो दिल्ली में अगर सूर्य आज उग गया तो अगले दिन फिर सूर्य 24 घंटे बाद ही हमको दिखेगा, यानी कि उगते हुए दिखेगा। तो कुल तो समय का जो निर्धारण हो रहा है बच्चों, यहां पर आप देखो, जैसे मैंने बोला कि दिल्ली में अगर सूर्य आज दिखा तो अगले दिन उसको दिखने में 24 घंटे लगेगा। इसका मतलब यह हुआ कि पृथ्वी इस सूर्य का जो चक्कर लगाएगी वो 24 घंटे में लगाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में एक अपने अक्ष पर एक चक्कर लगा लेती है। इसको आप ऐसे समझो कि पृथ्वी अपने अक्ष पर या एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यहां एक चक्कर का मतलब होगा बच्चों 360 डिग्री घूमना। जब भी कोई व्यक्ति अगर एक चक्कर लगाता है तो वह 360 डिग्री घूमता है, याद रखना। तो पृथ्वी भी यहां पर 24 घंटे में
360 डिग्री घूमेगी, याद रखिएगा। यानी पृथ्वी का ये मापक है कि हम पृथ्वी सूर्य अपने एक्सिस पर एक चक्कर लगाएगी 24 घंटे में, इसका मतलब है 360 डिग्री घूम जाएगी। अगर हम इसी को कह दें कि एक घंटे में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो एक घंटे में घूमने के लिए 360 डिग्री को 24 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा 15 डिग्री। तो पृथ्वी एक घंटे में 15 डिग्री घूमेगी, ये भी याद रखिएगा। और अगर हम यहीं पे पूछें, जैसे यहीं पे एक चीज और कहें कि अगर एक घंटे में 15 डिग्री घूम रही है पृथ्वी, या इसको हम उल्टा लिख दें कि 15 डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को 60 मिनट यानी एक घंटे का समय चाहिए, तो एक डिग्री घूमने के लिए पृथ्वी को कितना समय चाहिए, तो 60 को अगर हम 15 से डिवाइड कर देंगे तो 4 मिनट हो जाएगा। तो यहां पे तीन चीजें बिल्कुल आपको समझ लेनी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर यानी कि 24 घंटे में लगाती है, जिसमें वह 360 डिग्री घूमती है। तो 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, फिर एक घंटा बराबर 15 डिग्री, 15 डिग्री, और एक डिग्री बराबर 4 मिनट। ये अगर आप तीन फार्मूले याद रखते हैं, रखना भी नहीं है, ये एक दूसरे से रिलेट करके ही फार्मूले निकले हैं, उसमें आपको मेन बस एक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तब भी पूरी पृथ्वी पर समय का निर्धारण कर सकते हैं। अब यहां पे जो हम समय का निर्धारण करेंगे वो देखते हैं कैसे करते हैं। तो हमने इस पूरी पृथ्वी को क्या किया, एक एक डिग्री के मतलब दूरी पर हमने इसको बांट दिया। जैसे मान लो इस बिल्कुल पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक लाइन खींच दिया, इसको हमने 0 डिग्री कह दिया, ये 0 डिग्री देशांतर है, और बोला कि भाई इसी 0 डिग्री देशांतर के आधार पर पूरी धरती पर समय का निर्धारण होगा। जिसको भी अपनी घड़ी सेट करना है वो इसी के आधार पर सेट करेगा। जैसे ये मान लीजिए जो लाइन है, इस लाइन को हम कहते हैं जीएमटी लाइन। जीएमटी का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। तो ये जो ग्रीनविच मीन टाइम है बच्चों, ये पूरी धरती पर समय का निर्धारण करने वाली रेखा है। और इस 0 डिग्री पृथ्वी पर ये जो 0 डिग्री की लाइन है, इस लाइन के इधर यानी कि ये हो गया पूरब, और इधर की जो लाइन है इधर हो गया पश्चिम। तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 180 डिग्री देशांतर तक ले जाएंगे, और इधर भी हम क्या करेंगे, 180 डिग्री देशांतर तक जाएंगे। तो टोटल 360 डिग्री हो जाएगा। और लास्ट में क्या होगा कि ये दोनों रेखा एक दूसरे से जाकर मिल जाएंगी। चूंकि पृथ्वी गोल है, तो अगर हम इसको ऐसे करके मोड़ेंगे पृथ्वी को, जैसे मान लो हमने बीच से काट कर पृथ्वी को ऐसे फैला दिया है, और वापस से जब ऐसे मोड़ेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक जगह पे ही जाकर क्या होंगी, सट जाएंगी। तो ये जो रेखा होगी इसको 180 डिग्री बोलेंगे। ये ना पूर्वी होगी ना पश्चिमी होगी। इधर वाली भी रेखा सेम वही रेखा होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर आकर ओवरलैप हो जाएंगी। तो ये भी 180 डिग्री देशांतर रेखा होगी। ये जो 180 डिग्री देशांतर रेखा हुई, यहां पर भी देखिए 180 डिग्री देशांतर रेखा, इसी को हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। इसको क्या बोला जाता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। ये हो गया। अब दोनों गोला मतलब इस 0 डिग्री के दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी 180 डिग्री का डिस्टेंस अपने पास है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक डिग्री के अंतर पर इसमें लाइन खींच देंगे। जैसे मान लीजिए एक एक डिग्री के अंतर पे, जैसे ये लाइन एक एक डिग्री, और जब हम एक एक डिग्री के अंतर पे यहां पे ऐसे लाइन खींचेंगे तो ये पूरा 180 डिग्री तक इधर जाएगा। इन सारे देशांतरों को हम पूर्वी देशांतर कहेंगे। दूसरी तरफ अगर हम इधर की तरफ लाइन खींचेंगे तो इधर वाली लाइन भी एक एक डिग्री के अंतर पे खींची जाएंगी, और इनको हम पश्चिमी देशांतर कहेंगे। अब बात ये आती है कि अगर कोई स्थान इस 0 डिग्री के इधर पूरब में है, जैसे मान लो हमारा भारत, ये हमारा भारत है,
तो इस भारत का जो समय होगा वो जीएमटी से आगे होगा कि पीछे होगा, ये क्वेश्चन और हमको समझना है। तो मान लीजिए कि जीएमटी पर कोई समय हो रहा है और हम ठीक इधर इसके पूरब में है, तो आपको एक चीज पता है, पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूरब चक्कर लगाती है। पृथ्वी के जो घूमने की पृथ्वी की दिशा है वो ऐसे करके है, यानी वो हमेशा पश्चिम से किधर की तरफ घूमती है, पूरब की तरफ। तो जो भी पूरब में आता है उधर पृथ्वी सबसे पहले पहुंचती है। सूर्य हमें पूरब में क्यों दिखता है, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूरब में घूमती है। तो पूरब में जो भी जगह आएगा वहां सूर्य सबसे पहले दिखेगा। तो ये सब चीजें पूरब में है, इसका मतलब है कि सूर्य सबसे पहले यही दिखेगा। सबसे पहले सूर्य दिखेगा यहां ये लाइन पर, फिर इधर आगे जाता रहेगा, फिर ऐसे करके 0 डिग्री पे आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्थान पूर्वी देशांतर की तरफ होंगे वहां पर समय जीएमटी से आगे होगा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे सूर्य उग चुका है। तो यह इन स्थानों पर क्या होगा, सूर्य उग चुका है जीएमटी से पहले, इसलिए ये समय हमेशा आगे रहेंगे, ये समय आगे चलेंगे। जो स्थान पश्चिम में है अभी यहां सूर्य उगेगा, अगर मान लो 0 डिग्री पे सूर्य है तो अभी इधर क्या होगा कि अभी सूर्य उगेगा, तो इसलिए ये स्थानों का जो समय होगा वो क्या होगा, पीछे होगा। अब किस स्थान का कितना आगे होगा कितना पीछे होगा वो उसके देशांतर पे तय होगा, क्योंकि हमने 180 डिग्री इधर बांट दिया और 180 डिग्री इधर बांट दिया। 180 डिग्री का मतलब 12 घंटा इधर हमने दे दिया है और 12 घंटे का समय इधर दे दिया है। इतना क्लियर है। अब हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे मान लेते हैं कि हमारे इंडिया का समय कैसे निर्धारित हो। तो जैसे मान लीजिए ये 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री देशांतर है। इस 0 डिग्री देशांतर या इस जीएमटी लाइन पर कोई भी समय है इससे हमको नहीं मतलब है, हमको अपनी घड़ी सेट करना है कि इंडिया में क्या समय है। तो पहले तो इंडिया में एक लाइन हम ले लेंगे, एक देशांतर रेखा। अब देखिए यहां पे बात आती है कि क्या इंडिया में एक ही देशांतर रेखा गुजरेगी, तो नहीं, इंडिया में भी ढेर सारी देशांतर रेखाएं 1-1 डिग्री के अंतर पे गुजरती हैं। इंडिया का सबसे लास्ट या पश्चिम वाला जो देशांतर है ये होता है 68 डिग्री 7 मिनट का, और जो सबसे पूरब की तरफ देशांतर होता है ये होता है 97 डिग्री 25 मिनट। ये भी पूर्वी है और ये भी पूर्वी है। क्यों पूर्वी है, क्योंकि हम इस 0 डिग्री लाइन के किधर किस तरफ है, पूर्व की तरफ है। तो भारत से जो भी रेखा गुजरेगी वो पूर्वी होगी। तो अब या तो हम इसको भारत का मानक समय रेखा बनाए या तो इसको बनाए। अगर हम मान लेते हैं इसको बनाते हैं तो इधर वाला समय तो फिट रहेगा, लेकिन इधर वाले बहुत आगे हो जाएंगे, और अगर इधर बनाएंगे तो ये लोग बहुत पीछे हो जाएंगे। तो हमारी सरकार ने क्या किया कि ठीक बीच से लगभग एक लाइन खींचा, ये वाली लाइन, ये इस लाइन को कहा कि ये भारत की आईएसटी लाइन होगी, और इसका जो इन्होंने मैग्नीट्यूड रखा 82.5 डिग्री पूर्वी। कहें कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है ये भारत की मानक समय रेखा होगी, ये भारत की मानक समय रेखा। इस मानक समय रेखा के निर्धारण से फायदा ये हो गया कि इधर का भी रीजन ये एवरेज में ले लेगा और इधर का भी एरिया एवरेज में ले लेगा। तो अब यहां पे ये समझ लेना बच्चों कि भारत की जो मानक रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। अब ये इस 0 डिग्री से कितना आगे है कि पीछे है, पहले ये आपसे पूछ लिया। तो जैसे यहां पे आप समझ लो कि पूरब में है तो जब भी भारत का समय होगा वो आगे ही रहेगा। हम जीएमटी से हमेशा प्लस में रहेंगे, तो जीएमटी की घड़ी में जितना भी बज रहा होगा हम अपनी घड़ी को उससे आगे ले जाएंगे, न कि पीछे ले जाएंगे। जैसे अगर जीएमटी की घड़ी में सुबह का 6 बज रहा है तो हमारे यहां जब भी होगा दोपहर या और आगे का समय ही मिलेगा। वो कितना मिलेगा वो समझते हैं। मैंने अभी 2-3 फार्मूले आपको बताए थे। जैसे मैंने बोला था कि 15 डिग्री में पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है, यानी 15 डिग्री पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है। ये फार्मूला कहां से निकला था,
यहां से निकला था कि 360 डिग्री घूमने में पृथ्वी को जब 24 घंटे लगते हैं, तो यहां पर 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लग गया। या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री को घुमाने में पृथ्वी को 4 मिनट लग सकता है। तो इनमें से आप कोई भी फार्मूला यूज करके 82.5 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा वो निकाल लो। इस 0 डिग्री से अगर हम 82.5 डिग्री घूमते हैं, सपोज करिए हमको 82.5 डिग्री ही घूमना है, तो 82.5 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है? 4 मिनट। तो इसको 4 से आप कर दो मल्टीप्लाई। 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, 2 10 और 4 बटे 32 एक 33 और एक अंक पे यहां पे दशमलव लगा देंगे। तो ये हो गया 330 मिनट। और इस 330 मिनट को अगर घंटे में हम बदल दें तो 60 मिनट का 1 घंटा होता है। तो यानी कि इसका मतलब हो गया ये आपको दिखेगा 5.5 घंटे के आसपास, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा हो गया, तो 5 घंटे का 300 मिनट हो गया और 30 मिनट यहां पे अलग से आ जाएगा। तो 5.5 घंटे हमारी घड़ी क्या रहेगी? इस जीएमटी से आगे रहेगी। तो अब पूरी लाइन एक बार फिर से समझ लेना। इस पूरी धरती पर जो समय का निर्धारण होता है वो देशांतर रेखा के द्वारा होता है, न कि अक्षांश रेखा के द्वारा। जैसे यहां पर अगर हम वापस चले तो क्वेश्चन आ रहा है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे होगा, तो वो होगा देशांतर रेखा के द्वारा। पूरी धरती पर कभी भी समय का निर्धारण देशांतर रेखा द्वारा होगा। उसके बाद ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं उनकी संख्या कैसे, क्या, वो सारी चीजें हम लोगों ने यहां पे डिस्कशन कर लिया। तो इन्हीं देशांतर रेखाओं के आधार पे समय का निर्धारण होगा और उसमें मेन जो देशांतर हमने बना दिया है कि इसी के समय को मानक मानकर सभी लोग अपनी घड़ी एडजस्ट करेंगे, वो है 0 डिग्री देशांतर। इसको हम जीएमटी या ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इसको हम ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। इस ग्रीनविच मीन टाइम के पश्चिम में जो देश होंगे या जो स्थान होंगे उनको हम कहेंगे इनका समय पीछे है, और जो पूरब में होंगे उनको कहेंगे कि इनका समय क्या है? इनका समय आगे है। तो बच्चों अभी जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने समझा उसी कॉन्सेप्ट पर यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। ये जो क्वेश्चन है समय निर्धारण का ही है। समय का निर्धारण कैसे हम करेंगे? इस क्वेश्चन में आप देखना कि पहले तो क्वेश्चन में सीधे सीधे आपको ये बता देगा कि जीएमटी पर ये समय है। अगर जीएमटी नहीं बताएगा तो कहीं ना कहीं का वो आपको समय बताया रहेगा कि इस लाइन पे ये है या इस लाइन पर ये है। तो सपोज करिए इस क्वेश्चन में उसने दिया कि जीएमटी लाइन पर दोपहर के 2 बजे हैं। अगर वो सिर्फ 2 लिखता तो उसके साथ वो एएम या पीएम जरूर लगाता। एएम मतलब होता है सुबह का, जो भोर का दोपहर होता है, भोर का 2 बजता है, और जो रात का जो दोपहर का 2 बजता है उसको हम पीएम बोलते हैं। तो पीएम दोपहर वाला होता है और भोर वाला एएम होता है। अगर वो क्वेश्चन में ऐसे लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पे साफ साफ उसने लिख दिया कि दोपहर के 2 बजे हैं। तो चलिए ठीक है, जीएमटी लाइन पे दोपहर के 2 बजे हुए हैं। इसकी जो बड़ी सी घड़ी है यहां पर, वहां पे दिखा रहा है कि यहां पे दोपहर का 2 बजा हुआ है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा कि एक स्थान ए है जहां की मानक समय रेखा, जहां से इस स्थान का समय निर्धारित हो रहा है वो 105 डिग्री ईस्ट है। तो इस स्थान का समय बताइए। तो पहले तो आप अगर ए के लिए समय निर्धारित कर रहे हो तो आप पहले यह जान लेना कि ए पूरब में है। पूरब का मतलब समय आगे। ए में हमेशा समय क्या रहेगा? आगे रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि यह इसके पूरब में है। पूरब में सूर्य हमेशा आगे दिख जाता है, तो यह समय आगे रहेगा। कितना आगे रहेगा? अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तो आपको पता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट होता है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 4 मिनट। वो कितना डिग्री आपको दिख रहा है? 105 डिग्री। तो अब कुछ नहीं करना है, 105 को 4 से क्या कर देना है? गुणा कर देना है। ये गुणा कर दो, 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, ये 420।
मिनट, टोटल कितने हो गए? 420 मिनट। इस 420 मिनट को अब घंटे में बदल दो, तो 60 से इसको डिवाइड कर दो, ये हो जाएगा 7 घंटा। तो ये जो भी ए का समय होगा वो 7 घंटा आगे होगा। अब अपनी घड़ी को दोपहर के 2 बजे से 7 घंटा आगे कर दो, तो जब आप 7 घंटे आगे करोगे तो यहां पर हो जाएगा रात का 9 बज जाएगा। तो याद रखना, जिस समय ए पर रात के 9 बज रहे होंगे उस समय, ठीक उसी समय इस वाली लाइन पर दोपहर का 2 बजेगा, और जिस समय इस जीएमटी पर दोपहर का 2 बजेगा उस समय इस बी वाले स्थान पर क्या होगा? तो बी का मतलब हो गया कि वो पश्चिम में है। कहां पर है? वेस्ट में है। पश्चिम का मतलब हो गया कि यहां पर समय पीछे चलेगा। याद रखना, जो भी इस जीएमटी से पीछे रहेगा यानी पश्चिम में रहेगा वो पीछे चलेगा, जो जीएमटी से आगे यानी पूरब में रहेगा वो आगे चलेगा उसका समय। तो ये पश्चिम में है, इसका मतलब है कि यहां पे समय पीछे चलेगा। कितना पीछे चलेगा? सेम वही चीज है। तो 90 डिग्री को घूमने में पृथ्वी को कितना मिनट लगेगा या कितना घंटा लगेगा वो देख लो। मैंने बताया था कि पृथ्वी 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लेती है, तो 90 डिग्री घूमने में कितने घंटे ले लेगी? 6 घंटे। तो ये घड़ी 6 घंटे पीछे रहेगी। अब यहां 2 बज रहा है, 6 घंटे पीछे कर दो। 6 घंटे पीछे का मतलब यहां पर प्रातः के 8 बज जाएंगे, यहां पर प्रातः के 8 बजेंगे। तो इतना क्लियर हुआ। तो ये जो है आईएसटी लाइन और जीएमटी लाइन या फिर इससे रिलेटेड कहीं से भी अगर आपसे वो क्वेश्चन बनाएंगे तो आप कर लेना। अब यहां पर एक चीज और हम समझते हैं बच्चों, अगली चीज जो यहां पे समझने की कोशिश करेंगे वो ये है, भारत के पूर्वी व पश्चिमी स्थानों के बीच समय का अंतर। अब ऐसा तो नहीं कि पूरे भारत से सिर्फ एक रेखा गुजर रही है देशांतर, भारत से बहुत सारी रेखाएं गुजर रही हैं। ये देखिए, ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु है ईस्ट, और ये भारत का सबसे वेस्ट है। तो सबसे पहले सूर्य जो दिखेगा वो ईस्ट पे दिखेगा, इसीलिए इस राज्य का नाम भी यहाँ पे अरुणाचल लिखा गया। अरुणाचल इसका नाम क्यों रखा गया है? अरुणाचल का मतलब होता है जहां पे सूर्य सबसे पहले पहुंचे। तो भारत में सूर्य सबसे पहले इसके पूर्वी बिंदु पर पहुंचेगा जो अरुणाचल प्रदेश में है, और इसका जो मान है ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये और बिल्कुल सबसे लास्ट में यहां पे सूर्य कहां दिखेगा? तो लास्ट में जो सूर्य दिखेगा वो दिखेगा यहां गुजरात में। तो गुजरात में सबसे लास्ट में सूर्य दिखेगा, याद रखिएगा। और इसका जो मैग्नीट्यूड है बच्चों ये है 68 डिग्री 7 मिनट, और ये भी क्या है? ये भी है पूर्वी। तो अगर आप इस अरुणाचल से लेकर इस गुजरात के बीच में सूर्योदय में कुल कितने घंटे का कितने मिनट का अंतर है, अगर उसको हमको निकालना हो, जो पेपरों में बहुत ज्यादा पूछता है, तो आप अप्रोक्सीमेटली इनके डिफरेंस देख लो कि यहां के और यहां के देशांतर में कितना अंतर है। तो अगर हम इस अंतर को निकाल दें तो ये मोटा मोटी लगभग 30 डिग्री का अंतर आएगा। ये देखना, 68 डिग्री और ये 97 डिग्री, मतलब मान लो 29-30 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये जो 30 डिग्री है, इस 30 डिग्री में पृथ्वी को कितना घंटा लगेगा? 15 डिग्री में 1 घंटा लगेगा, तो 30 डिग्री में 2 घंटा लगेगा। तो आप याद रखना, भारत में एक स्थान पर सूर्य उग जाता है अरुणाचल प्रदेश में, वही सूर्य गुजरात में 2 घंटे बाद दिखेगा। तो ऐसा नहीं है कि पूरे भारत में सूर्य एक साथ दिखेगा। समय भले हम लोग इस रेखा को मानकर इसको निर्धारित करके हर लोग अपनी घड़ी को इसके अनुसार एडजस्ट कर लिया है, लेकिन जैसे जैसे आप पश्चिम में जाओगे
समय पीछे चलेगा, और जैसे जैसे पूरब की तरफ जाओगे समय आगे चलेगा। तो भारत के दो स्थानों के बीच में यानी पूर्वी और पश्चिमी के बीच में कितने घंटे का अंतर हो गया बच्चों? तो ये 2 घंटे का अंतर यहां पर हो गया, याद रखिएगा। ये पेपर में बहुत बार पूछता है। और हम लोगों ने पूरे भारत में जो समय का निर्धारण किया हुआ है वो 82.5 डिग्री से किया हुआ है। इसी को हम आईएसटी लाइन बोलते हैं। तो आईएसटी लाइन पर एक चीज और समझ लीजिएगा, ये जो आईएसटी लाइन है जिसको भारतीय मानक समय रेखा कहते हैं, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसके साथ ही यह कहां से गुजरती है? तो यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जैसे कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजर रही थी, तो यह 5 राज्यों से गुजरती है। ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से यह रेखा गुजरती है? तो ये यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य बिल्कुल याद रखिएगा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से जो रेखा गुजरेगी इसको हम मानक समय रेखा कहेंगे, जो हमारे लिए समय का निर्धारण करेगी। तो कर्क रेखा और ये जो मानक समय रेखा है, इस पर जो है कि हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कशन किया। अब जो बच्चों हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे वो है हमारा जो विदेशी कुछ क्षेत्र थे। जैसे कि आपको पता है कि भारत जब आजाद हुआ था तो भारत 15 अगस्त 1945 को 47 को आजाद हुआ, 1947 को। तो इस समय इस भारत में 3 देशों का कब्जा था, यानी कि भारत के क्षेत्रों को 3 देशों ने मिलकर अपना गुलाम बनाया हुआ था। एक थे अंग्रेज, एक थे यहां पर पुर्तगाली, और यहां पर एक थे फ्रांसीसी। इन तीनों ने हमको गुलाम बनाया था 15 अगस्त 1947 से। तो भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। किससे आजाद हुआ? सिर्फ अंग्रेजों से आजाद हुआ। ये थोड़े कहे थे पुर्तगाली कि हम भी छोड़कर जाएंगे या फ्रांसीसी। हमारा जो लड़ाई था वो अंग्रेजों से था, क्योंकि इंडिया के 95% एरियाज कहीं ना कहीं अंग्रेजों के कब्जे में थे, और बाकी का जो लगभग 5% का हिस्सा या इससे भी कम का जो हिस्सा था वो पुर्तगाली और फ्रांसीसियों में था। तो हम लोगों को अंग्रेज तो छोड़कर चले गए, लेकिन ये लोग जितना एरिया भारत का कब्जा किए हुए थे ये हमें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसके लिए एक अलग से लड़ाइयां हुई, एक अलग से उसका प्रोसेस किया गया, और जिसके बाद फिर हमको क्या हुआ कि इन लोगों से भी जो गुलाम वाले क्षेत्र थे उनको भी आजादी मिली। तो यहां पे जो हम लोग अब बात करेंगे, सबसे पहले पुर्तगालियों से देखेंगे कि जो पुर्तगाली थे ये हम लोगों के कौन कौन से एरिया को कब्जा किए हुए थे। तो बच्चों यहां जो पुर्तगाली था वो दादर, नगर हवेली, दमन, दीव, 4 तो ये शहर छोटे छोटे उन्होंने कब्जा बनाया हुआ था, और एक शहर उन्होंने और कब्जा बनाया हुआ था गोवा को। तो ये कुल 5 जगह थे जिस पर पुर्तगालियों ने अपना अड्डा बनाया था। वो दादर में अपना अड्डा बनाए थे, नगर हवेली में बनाए थे, दमन में, दीव में और गोवा में। तो पुर्तगालियों से भी बोला गया कि भाई आप लोग हम लोगों को छोड़िए, लेकिन ये लोग नहीं मान रहे थे। तो फाइनली क्या हुआ कि इनके साथ भी हमारा झड़प हुआ, और फिर हम लोगों ने क्या किया कि यूएनओ में मामला को लेकर गए। तब जाकर फाइनली पुर्तगालियों ने हमारे इन एरियाज को आजाद किया। इसमें दादर, नागर हवेली, दमन व दीव को इन्होंने 11 अगस्त 1961 को आजाद किया। तो 1961 देख लो, 1947 में हम आजाद हुए हैं, और 1961 में पुर्तगाली लोग इतने एरियाज को हमारे आजाद करते हैं 11 अगस्त 1961 को। और सबसे लास्ट में बच्चों ये चीज याद रखना, बहुत बार पेपर में पूछता है कि भारत का सबसे अंतिम में आजादी प्राप्त करने वाला एरिया कौन सा था? तो वो गोवा था। और गोवा 19 दिसंबर 1961 को
पुर्तगालियों से आजाद हुआ। और इसीलिए हम लोग 29 दिसंबर को हर साल गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं। अभी करंट अफेयर्स में भी मैंने पढ़ाया था गोवा मुक्ति दिवस। गोवा मुक्ति दिवस का मतलब यही होता है कि 19 दिसंबर को गोवा आजाद हुआ। तो सबसे पहली चीज ये कि याद रखना कि भारत के संपूर्ण भूभाग पर सबसे लास्ट में आजादी पाने वाला जो एरिया था बच्चों, वो गोवा था। गोवा को आजादी अंग्रेजों से नहीं मिली थी, गोवा को आजादी पुर्तगालियों से मिली थी। ये पुर्तगाली थे कौन? तो पुर्तगाली भी एक प्रकार से यूरोपीय कंपनी थे जो भारत में व्यापार करने के लिए सबसे पहले आए थे। ये अंग्रेजों से भी पहले आए थे। तो दो क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे पहले कौन आया। तो अगर आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन आया, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। भारत में सबसे बाद में कौन गया, तो सबसे बाद में जाने वाले। सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले ये दोनों पुर्तगाली हैं। एसएससी डीएसएसबी तमाम एग्जाम के लिए बिल्कुल रेडी रखना। पुर्तगालियों का पहला आदमी 1498 में वास्को डिगामा भारत में पहुंचता है। तो सबसे पहले भारत में यही आता है कौन? वास्को डिगामा यानी पुर्तगाली। और सबसे लास्ट में 19 दिसंबर 1961 को ये लोग हमारे देश को छोड़कर चले जाते हैं। शुरू में क्या किया गया बच्चों कि इन सारे एरियाज को, ये जो सारे एरियाज हमको दिख रहे हैं, इन सारे एरियाज को हमने एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा था। इन लोगों को हमने केंद्र शासित प्रदेश बनाया। बाद में इन चारों को तो हमने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा ही, जो आज के डेट में भी ये चारों केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन गोवा को हम लोगों ने राज्य बना दिया। तो यहां से क्वेश्चन आता है कि गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो ये मिला था 1987 में। और गोवा उस समय हमारे देश का 25वां राज्य बना था बच्चों, याद रखिएगा। तो 1987 में गोवा देश का 25वां राज्य बना, जो वर्तमान में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। पुर्तगालियों के बाद हम एक और बात यहां पे करेंगे, कुछ एरिया जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था। तो फ्रांसीसियों ने भी बहुत बड़े एरियाज को इन्होंने भी कब्जा बनाया हुआ था। और ये जो फ्रांसीसी कब्जा किए थे, ये स्पेशली कौन कौन से एरिया कब्जा किए थे? एक तो ये चंद्रनगर का एरिया कब्जा किए हुए थे। चंद्रनगर के अलावा ये माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी, ये जो 5 शहर आपको दिख रहे हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ये पांचों शहर फ्रांसीसियों के कब्जे में था। 1947 में अंग्रेज छोड़कर चले गए, फ्रांसीसी नहीं जा रहे थे। फिर फ्रांसीसियों से हमारा समझौता हुआ और समझौते में फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर को तो तुरंत छोड़ दिया। इन्होंने कहा इसको इन्होंने 49 में ही छोड़ दिया। इसके लिए बहुत ज्यादा झगड़ा नहीं किया चंद्रनगर को लेकर। उन्होंने मेन जो लालच दिखाया वो इन चारों शहरों के लिए दिखाया, माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी को लेकर। और इसके लिए बकायदा हम लोग यूएनओ तक पहुंचे, फ्रांस के खिलाफ कंप्लेन किया, तब जाकर कहीं फ्रांस जो है कि हमारे इन एरियाज को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। और फाइनली याद रखिएगा, फाइनली 1 नवंबर 1954 को इन चारों एरियाज को आजादी मिली। और इन चारों एरियाज में स्पेशल फ्रेंच कल्चर होने के कारण भारत सरकार ने कहा कि इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है। तो इसको एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा गया, चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम और पुदुचेरी को। और ये जो केंद्र शासित प्रदेश था, इसका नाम, यहाँ पे 4 जिले तो बना दिए गए, लेकिन इसका नाम पुदुचेरी रखा गया। तो आज के डेट में ये जो चारों शहर हैं, पुदुचेरी के नाम से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश माने जाते हैं। और इन चारों के बारे में आपको बता दें कि इन चारों का जो लोकेशन है वो भारत के अलग अलग 3 राज्यों में है, जिसको अभी हम मैप में दिखाते हैं।
ये बच्चों पुदुचेरी का मैप आपके सामने खुला हुआ है। इस मैप में जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको ये बताया कि पुदुचेरी भारत का ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 4 शहर आते हैं और ये चारों शहर अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। तो ये कुल मिलाजुलाकर 3 राज्य में फैले हैं। कितने राज्य में फैले हैं? 3 राज्य में। और ये 3 राज्य कौन कौन से हैं जहां पर पुदुचेरी का एक्सपेंशन है? तो वो है तमिलनाडु, जहां पर इसके 2 जिले हैं, आंध्र प्रदेश जहां पर 1 जिला है, और केरला जहां पर 1 जिला है। तो ये देखिए मैप में आंध्र प्रदेश में यहां पर यनम, इसके अलावा तमिलनाडु में 2 हैं, एक पौंडीचेरी खुद और दूसरा कराईकल, और तीसरा केरला में यहां पर है माहे। तो इस तरीके से ये जो पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश था जिसमें 4 जिले आते हैं, ये फ्रांस के अधीन था और इसको फ्रांस से स्वतंत्रता 1 नवंबर 1954 को मिली। अब हम लोग यहाँ पे बच्चों जो अगली चीज बात करेंगे, एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, वो हमारा है भारत के समुद्री पड़ोसी देश। तो हम इन समुद्री पड़ोसी देशों की बात करेंगे। आप समुद्री पड़ोसी देशों के साथ सीमा देशों, या फिर इसको हम क्षेत्र भी कह सकते हैं, क्षेत्रों के साथ सीमा की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत दुनिया का एक बड़ा समुद्र तट वाला देश है। हमारे पास टोटल 6100 किलोमीटर लंबी 6100 किलोमीटर लंबी तट रेखा है। ये जो तट रेखा है ये बच्चों मुख्य भूमि की है, याद रखिएगा। जो भारत की मुख्य भूमि चतुष्कोणीय आकार की है उसकी समुद्र तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगर हम यहीं पर द्वीपों को भी साथ में ले लें तो द्वीपों सहित अगर आपसे पूछे तो द्वीपों सहित जो हमारी तटरेखा की लंबाई आती है वो आती है 7516 किलोमीटर। तो इतनी जब लंबी हमारे पास तटरेखा है तो जाहिर सी बात है कि इतना ज्यादा हमारे पास समुंदर है। और हमारे पास स्पेशली 3 बड़े समुंदर हैं, अरब सागर है, बंगाल की खाड़ी है और हिंद महासागर है। तो इन तीनों समुद्रों में बहुत सारे द्वीप या पड़ोसी देश हैं जो कहीं ना कहीं हमारे साथ सीमा साझा करते हैं। तो उन सब की चर्चा हम यहां पे करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए ये हमारा साउथ इंडिया दिख रहा है, ये हमारा दक्षिण भारत है। और इस दक्षिण भारत में बच्चों इसके एक तरफ इधर जो समुंदर है, इस समुंदर को हम अरब सागर, इधर नीचे जो है ये हिंद महासागर, और इधर जो है ये पूरा का पूरा बंगाल की खाड़ी। इन समुद्रों में जो भौगोलिक एरियाज हैं उनके बीच अगर हम सीमा रेखा को निर्धारित करें तो कैसे करेंगे? तो पहले तो आप ये देख लो कि भारत का एक पड़ोसी देश है इधर, यहां पर इस देश का नाम यहां पर है, ये जो देश है ये है म्यांमार। तो म्यांमार हमारे साथ बंगाल की खाड़ी में सीमा बनाता है। इसी बंगाल की खाड़ी के थोड़ा सा और आगे की तरफ जब इधर बढ़ेंगे तो यहाँ एक और देश है जो हमसे सीमा बनाता है, वो है इंडोनेशिया। और एक देश और है यहीं पर बंगाल की खाड़ी में ही जिसका नाम है श्रीलंका। तो श्रीलंका, इंडोनेशिया और म्यांमार ये तीनों हमसे बंगाल की खाड़ी में टच होते हैं। और इन्हीं के बीच यहां पर याद रखिएगा ये जो म्यांमार और इंडोनेशिया है इसी के बीच हमारे पास 2 द्वीप समूह है जिसको एक ही साथ हम नाम लेकर रखते हैं। एक का नाम आता है अंडमान और दूसरे का नाम आता है निकोबार। तो अंडमान व निकोबार ये जो द्वीप समूह है ये हमारे देश के हिस्से हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में ऐसे कौन कौन से सीमा है या ऐसे कौन कौन से बॉर्डर लाइन है जो इन देशों को या इन द्वीपों को अलग करेगा? तो इसमें सबसे पहले आप ये देखिए कि यहां पर जो सबसे पहला चैनल मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं जो कि म्यांमार और भारत यानी कि अंडमान के बीच में बाउंड्री बनाएगा, इस चैनल का नाम बच्चों होता है कोको चैनल, याद रखिएगा। तो अगर पेपर में आपसे पूछे कि कोको चैनल किन 2 देशों के बीच में स्थित है तो वो म्यांमार और भारत के बीच में स्थित है।
और भारत का कौन सा द्वीप समूह स्थित है यहां पर? अंडमान स्थित है, याद रखना। फिर निकोबार और इंडोनेशिया के बीच यहां पर फिर पानी का एक सकरा सा रास्ता आपको मिलेगा, और इस वाले चैनल का नाम रखेंगे ग्रेट चैनल। तो अभी जो ग्रेट चैनल है, ये जो ग्रेट चैनल है बच्चों, यहां पर ये ग्रेट चैनल किसके किसके बीच में है? ये इंडोनेशिया और निकोबार। निकोबार का मतलब हमारा भारत। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो चैनल है वो है ग्रेट चैनल। भारत और म्यांमार के बीच जो चैनल है वो है कोको चैनल। अब उसके बाद यहां पर जो भारत है, भारत का जो साउदर्न स्टेट है जिसको हम तमिलनाडु कह रहे हैं, और यहां श्रीलंका। तो तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच फिर यहां पर एक सकरा सा पानी का रास्ता है जिसको हम पाक चैनल कह रहे हैं। तो ये कौन सा चैनल हो गया? पाक चैनल। तो ये पाक चैनल किसके किसके बीच? भारत श्रीलंका। म्यांमार और अंडमान निकोबार यानी भारत के बीच कोको। इंडोनेशिया और अंडमान निकोबार यानी भारत के बीच ग्रेट चैनल। तो ये तीन बड़े चैनल आपको तीन पड़ोसी देशों के साथ दिखेगा। कहां पर दिखेगा? ये बंगाल की खाड़ी में दिखेगा। यहीं पर भारत के जो अंडमान और निकोबार के द्वीप हैं, ये भी एक दूसरे से अलग हो रहे हैं बच्चों। और ये डीएसएसबी चाहे एसएससी अपने एग्जाम में सबसे ज्यादा इस चैनल को पूछती है, और इस चैनल का नाम होता है 10 डिग्री चैनल। तो ये जो 10 डिग्री चैनल है, ये किनके किनके बीच है? ये है अंडमान और निकोबार के बीच में। यानी भारत के ही द्वीप समूह अंडमान निकोबार के अलग अलग हैं। अंडमान के द्वीप अलग हैं, निकोबार के द्वीप अलग हैं। इन दोनों के बीच जो एक चैनल है, इस चैनल का नाम है 10 डिग्री। अब वापस इधर लक्षद्वीप वाले की तरफ आते हैं जो अरब सागर में स्थित है। तो लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप हैं। 36 द्वीपों में 35 द्वीप तो बिल्कुल एक पास में है। ये जो 35 द्वीप हैं ये लक्षद्वीप में हो गए, और इसका एक द्वीप थोड़ा सा नाराज होकर दूर छटक गया है। ये जो दूर छिटका हुआ है इसका नाम है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप का एक द्वीप यहां पर मिनिकॉय 35 से थोड़ा अलग हो गया है। इसके बाद इस मिनिकॉय के ठीक आगे जब जाएंगे तो हमें एक नया देश मिलेगा यहां पर अलग, वो है हमारा मालदीव। ये है मालदीव। तो अब यहां पर फिर से ध्यान से समझना कि अभी हमारा भारत मिनिकॉय तक है, तो भारत और मालदीव के बीच जो सीमा रेखा का निर्धारण होगा, यानी यहां पर ये जो निर्धारण होगा, इसको हम कहते हैं 8 डिग्री चैनल। ये है 8 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। तो 8 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप, ये जो है भारत का, तो भारत और मालदीव के बीच बॉर्डर लाइन तय होगी। और ये जो मिनिकॉय है ये पूरे लक्षद्वीप का सबसे सदर्न आइलैंड है, जो खुद लक्षद्वीप से यहां अलग हो रहा है। तो यहां पर भी पानी का एक सकरा सा चैनल आपको मिलेगा जिसका नाम क्या रखेंगे? 9 डिग्री चैनल। तो ये कितने डिग्री चैनल हो गया? 9 डिग्री चैनल। तो एक बार फिर से ध्यान से समझना, कुल इस पूरे डायग्राम में मैंने 5-6 चैनल की बात किया। ये 5-6 चैनल कौन कौन से हैं? जैसे आप ध्यान से समझिए, एक तो 9 डिग्री चैनल, एक 8 डिग्री चैनल, एक पाक चैनल, एक ग्रेट चैनल, एक कोको चैनल, और एक हमारे पास यहां है 10 डिग्री चैनल। कौन किसके बीच में है? अगर आपसे डीएसएसबी एसएससी आपसे पूछे, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह एक दूसरे से किस चैनल द्वारा अलग होते हैं बच्चों, तो वो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं। अभी हमारा मालदीव के साथ थोड़ा विवाद चल रहा है, तो मालदीव से रिलेटेड डीएसएसबी अगर मान लो या एसएससी अगर पेपर में आपसे पूछती है कि भारत और मालदीव, भारत का मतलब ये पूरा लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में कितने डिग्री का चैनल रास्ता बनाएगा या फिर सीमा का निर्धारण करेगा, तो वो 8 डिग्री चैनल। याद रखिएगा, 8 डिग्री का मतलब 8 डिग्री अक्षांश रेखा, ये आपके मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में सीमा बनाएगी। लक्षद्वीप का कौन सा द्वीप थोड़ा सा सभी द्वीप समूहों से अलग दूर छिटक गया है? उसका नाम मिनिकॉय है। तो मेन लक्षद्वीप और उसके सबसे दूरस्थ द्वीप मिनिकॉय के बीच में कौन सा लाइन बनेगा? तो वो 9 डिग्री बनेगा। भारत श्रीलंका के बीच जो चैनल है वो कौन सा है? पाक चैनल है। बहुत सारे बच्चों को जो नहीं पढ़े हैं उनको लगता होगा
पाक चैनल भारत पाकिस्तान के बीच में है, तो एकदम नहीं है, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक चैनल है, याद रखिएगा। तो यहां से ये जो हमारे भौगोलिक सामुद्रिक सीमा रेखा का निर्धारण था, इसके अलावा कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। जैसे एक क्वेश्चन है डंकन पास, तो डंकन पास यहां पर पूछता है कि डंकन पास कहां पर है, तो ये लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान, यहां पर एक और थोड़ा सा ये पीसीएस लेवल की परीक्षाओं में पूछते हैं, तो पीसीएस में वो पूछते हैं कि लघु अंडमान और जो दक्षिण अंडमान है उनके बीच में कौन सा है, तो यहां ये लिख लीजिए लघु अंडमान व दक्षिण अंडमान के बीच जो चैनल है उसका नाम है डंकन पास, डंकन पास। आज की वीडियो में बच्चों हम लोगों ने डिस्कस किया कर्क रेखा के बारे में, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में, इसके अलावा भारत के समुद्री पड़ोसी देशों की बात किया, इसके अलावा हम लोगों ने भारत के उन क्षेत्रों की भी बात किया जो अंग्रेजों के अलावा किसी और के द्वारा कब्जे में थे और जिसको बाद में जाकर आजादी मिली 1947 के बाद। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश की है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए और लगातार इस चैनल पर जुड़े रहिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से और होती रहे। धन्यवाद।